extent and limitations of liability of LLP and partner, authority of partner, implied authority of partner, एक्सटेंशन ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर, ये सारी चीजें हमने पार्टनरशिप एक्ट में देखी हुई है। ओके, उसके रिलेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं, एक्सटेंट एंड लिमिटेशंस ऑफ एलएलपी एंड इट्स पार्टनर। ओके, पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ एलएलपी ओनली, बट दैट पार्टनर इज नॉट एन एजेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। हमने जो म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, okay, so that mutual agency concept says that every partner is a principal as well as an agent, but यहाँ पे हर एक पार्टनर एजेंट होगा सही, बट सिर्फ एलएलपी का, मतलब उसके एक्ट के लिए सिर्फ एलएलपी लायबल है, बाकी सारे पार्टनर लायबल नहीं है। ओके, लेट्स गो फर्दर। एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ एलएलपी, एलएलपी की क्या लायबिलिटी है? एन एलएलपी इज नॉट बाउंड बाय एनीथिंग डन बाय अ पार्टनर इन डीलिंग विथ अ पर्सन। क्या लिखा है? एलएलपी इज नॉट बाउंड इफ अ पार्टनर डज समथिंग विद अ थर्ड पार्टी। पार्टनर अगर थर्ड पार्टी के साथ कुछ ट्रांजेक्शन करता है तो एलएलपी लायबल नहीं होगा, बट कौन से केसेस में? If the partner in fact had no authority to act for the LLP and the person knows, इधर and लिखा है और नहीं लिखा है, क्या लिखा है? and, मतलब ये दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी तो LLP का लायबिलिटी नहीं है, it is not the liability of LLP। ओके, कौन से केसेस में पार्टनर के पास अथॉरिटी नहीं था वो काम करने का, और जिसके साथ उसने डील किया उसको ये पता था कि इसके पास अथॉरिटी नहीं है, या तो जिसके साथ उसने डील किया उसने इस इंप्रेशन में डील नहीं किया कि वो पार्टनर है, उसने तो उसके साथ एज एन इंडिविजुअल डील किया था, एज अ पार्टनर ऑफ फर्म डील नहीं किया था। सो इन दिस गिवन सिनेरियो एन एलएलपी विल नॉट बी बाउंड बाय द एक्ट ऑफ पार्टनर। कोई भी पार्टनर अगर विदाउट अथॉरिटी एक्ट करता है, थर्ड पार्टी के साथ डील करता है, और इस फैक्ट के बारे में थर्ड पार्टी जानता है, या तो थर्ड पार्टी को ये नहीं पता है कि वो पार्टनर है, मतलब वो एज एन इंडिविजुअल डील कर रहा है, सो इन दैट केस द एलएलपी वुड नॉट बी लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ पार्टनर। यहाँ पे लिखा है नॉट लायबल। ओके, अब पढ़ेंगे लायबल वाला पार्ट। द एलएलपी इज लायबल इफ अ पार्टनर of an LLP is liable to any person as a result of wrongful act or omission during the course of business. Okay, किसी भी पार्टनर का एक्ट in the course of business था, it was in the course of business, but he did something or he omitted to do something, और उसकी वजह से liability आता है। Okay, does something or omits, and because of which there is a liability, then for that act of partner LLP would be liable, because he act कैसा था? It was done in the course of business. Next point, an obligation of the LLP, whether arising in the contract or otherwise, shall be solely the obligation of LLP. But obvious है, ये पूरा कंसेप्ट ही इसी पे बेस्ड है कि पार्टनर्स का लायबिलिटी लिमिटेड होगा, ओनली द फर्म वुड बी लायबल और नॉट द पार्टनर्स। कौन सा पार्ट लायबल होगा? प्रॉपर्टी ऑफ एलएलपी। पार्टनर ने एक बार जो कंट्रीब्यूट कर दिया उतना ही उसका लायबिलिटी है, उससे ज्यादा नहीं। एंड द लायबिलिटीज ऑफ द एलएलपी शैल बी मेट आउट। मेट आउट का मतलब बोलेंगे पेड फ्रॉम या पेड आउट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एलएलपी। कौन सी चीजें पढ़ी? कौन से केस में एलएलपी लायबल नहीं होगा, कौन से केस में एलएलपी लायबल होगा?
जिस केस में एलएलपी लायबल होगा वो उसका सोल ऑब्लिगेशन है, तो उसका पेमेंट भी एलएलपी प्रॉपर्टी से होना चाहिए। ओके, चलो अब इधर थर्ड पॉइंट लिखा है ना, वही पॉइंट इधर लिखा हुआ है, एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ पार्टनर। जो एलएलपी का सोल ऑब्लिगेशन है उसके लिए पार्टनर लायबल नहीं होगा। LLP's sole obligation, if it is a sole obligation of LLP, so for that thing partner would not be liable. Okay, number 2, the provisions of subsection 3 of section 27 in subsection 1 shall not affect the personal liability for his own wrongful act of omission, but a partner shall not be personally liable for the wrongful act of omission of any other partner. सिंपल है, पार्टनर एक्स अगर कोई भी wrongful act करता है तो उसके लिए वो पार्टनर और एलएलपी लायबल होंगे, बट इसकी वजह से बाकी सारे पार्टनर्स लायबल नहीं होंगे, अदर पार्टनर्स वुड नॉट बी लायबल। एक मिनट, होल्डिंग आउट, वी ऑल नो व्हाट इज होल्डिंग आउट, टू शो ऑफ, टू रिप्रेजेंट, है ना, एस्टोपल, पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। चलो उस केस में लायबिलिटी क्या होगा, एनी पर्सन हु बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटर्न और बाय कंडक्ट रिप्रेजेंट्स हिमसेल्फ, वो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है या तो किसी और को अलाउ करता है कि वो उसको रिप्रेजेंट करे। मतलब मैं अपने दोस्त के साथ गया कहीं पे और मेरा फ्रेंड किसी पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर है, ओके, और हम दोनों किसी को मिलने गए थर्ड पार्टी को, तो वो पार्टनर है, मैं पार्टनर नहीं हूं, तो उसने थर्ड पार्टी के सामने बोला कि ये भी मेरा पार्टनर है और मैंने उसको मना नहीं बोला। एट दैट टाइम आई डिड नॉट डिनाई, मीन्स आई अलाउड माई सेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड एज पार्टनर। मैंने अपने आप को पार्टनर बनने से या किसके सामने पार्टनर रिप्रेजेंट होने से रोका नहीं, आई अलाउड द सेम। देन दैट पर्सन is liable who on the faith of any such representation, मतलब उस थर्ड पार्टी ने इस रिप्रेजेंटेशन पे that so and so person is a partner in a firm, even though I am not a partner, but I was so represented, और उस बिलीफ पे, उस फेथ पे उसने एलएलपी को क्रेडिट दिया और मुझे तो पता ही नहीं है कि मेरा नाम लेके फर्म को क्रेडिट दिया जा रहा है, तो भी मेरा लायबिलिटी होगा, क्योंकि मैंने अपने आप को पार्टनर, जब मुझे एज अ पार्टनर रिप्रेजेंट किया जा रहा था तो मैंने मना नहीं बोला था, और उसी बिलीफ पे थर्ड पार्टी ने एक्ट किया है। चलो ऐसा मान लो कि भले मेरा नाम लेके मेरे फ्रेंड ने ऐसा बोला था कि ये भी पार्टनर है और मैंने मना नहीं बोला था, तो उसने बोला कि ये पार्टनर है या नहीं है उससे मुझे मतलब नहीं है, है ना, मैं इसको कंसिडर करके आपको क्रेडिट नहीं दे रहा हूं, तो मेरा लायबिलिटी नहीं है। मतलब सिंपल कि मेरा रिप्रेजेंटेशन एज अ पार्टनर हो गया तो मेरा लायबिलिटी स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उस रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे थर्ड पार्टी ने एक्ट किया हुआ होना चाहिए। अगर थर्ड पार्टी ऐसा बोल दे कि ये पर्सन पार्टनर है या नहीं उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, देन there won't be any liability of a partner by holding out। आगे पढ़ते हैं। However, where any credit is received by LLP as a result of such representation,
एलएलपी को थर्ड पार्टी के पास से किसी भी तरह का गुड्स का, सर्विसेज का या बोरोइंग के फॉर्म में क्रेडिट मिला, द एलएलपी शेल without prejudice to the liability of the person so representing himself or represented to be a partner be liable to the extent of credit received by it or any financial benefit derived there. मतलब अगर एलएलपी ने पार्टनर बाय होल्डिंग आउट के बेसिस पे अगर क्रेडिट रिसीव किया, that person received credit means LLP received credit, तो जो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट है वो तो लायबल रहेगा ही रहेगा, एलएलपी भी लायबल होगा, क्योंकि आपने वो पार्टनर है उसी बेसिस पे क्रेडिट लिया है ना। अगर वो पार्टनर है, वो पार्टनर बना तो वो पार्टनर एजेंट के फॉर्म में भी एक्ट करेगा और उसके एक्ट के लिए या उसके बिहाफ पे आपको जो क्रेडिट मिला था उसके लिए एलएलपी भी लायबल होगा। इन केस जिसने अपने आप को रिप्रेजेंट किया था कि मैं पार्टनर हूं, उसके पास पर्सनल प्रॉपर्टी है ही नहीं कुछ भी पे करने के लिए, तो उस क्रेडिट के लिए जितना क्रेडिट उसको मिला उसके लिए एलएलपी लायबल होगा। मतलब समझो कि किसी ने आपको 2 लाख रुपए के गुड्स क्रेडिट पे दिए हैं, तो पहले तो वो किसके पास से रिकवर किए जाएंगे? पार्टनर के पास से। पर अगर वो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट के पास भी पैसा नहीं है तो एलएलपी ने वो बेनिफिट लिया है, और लॉफुली ये बात है कि अगर आपने किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिट लिया है तो आपको उसका लायबिलिटी भी बेयर करना पड़ेगा। यू विल हैव टू बेयर द लायबिलिटी। ओके, नंबर 2, वेयर आफ्टर अ पार्टनर्स डेथ, ये सिनेरियो स्पेसिफिक है। Partner after a partner's death, the business is continued in the same name of LLP. Okay, the continued use of that name or the deceased partner's name shall not of itself make his legal representative or his estate liable for any act which is done after the death. Okay, डेथ के बाद जो भी काम हुआ वो भले एलएलपी ने डिसीज्ड पार्टनर का नाम लेके किया हो तो भी डिसीज्ड पार्टनर का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो या डिसीज्ड पार्टनर का जो भी एस्टेट है वो सब्सिक्वेंट एक्ट के लिए लायबल नहीं होंगे, बट ऑब्वियस इस डेथ से पहले जो एक्ट हुए हैं उसके लिए लायबल होंगे। पर डेथ के बाद जो भी एक्ट हुआ है वो अगर डिसीज पार्टनर के नाम में हुआ है तो भी डिसीज पार्टनर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव का या उसकी कोई भी एस्टेट का कोई लायबिलिटी नहीं होगा। एक्ट डन आफ्टर द डेथ ऑफ पार्टनर। ओके, नाउ अनलिमिटेड लायबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड। Unlimited liability in case of fraud. In the event of an act carried out by a LLP or any of its partners, obvious है कोई भी act जो LLP का होगा it must have been carried out by partners only with intent to defraud creditors of the LLP or any other person. आप क्रेडिटर्स को चीट करना चाहते हो, उनके साथ फ्रॉड करना चाहते हो, किसी और पर्सन के साथ फ्रॉड करना चाहते हो फॉर एनी फ्रॉडुलेंट पर्पस, द लायबिलिटी ऑफ द एलएलपी एंड पार्टनर्स हु एक्टेड विथ इंटेंट टू डिफ्रॉड shall be unlimited for all or any of the debts or other liabilities of the, मतलब आपने एलएलपी फॉर्म किया, फिर आप
अपने आप को ऐसा मानो कि हम कोई भी एक्ट करेंगे, लायबिलिटी तो हमारा लिमिटेड ही है, मजे करो, जो करना है वो करो। हाँ, ऐसा नहीं होगा कि अब चीटिंग करना है तो चीटिंग करो, है ना, किसी का 5-10 करोड़ रुपए का घपला कर दो, अपना लायबिलिटी तो वैसे भी 10 लाख का ही है ना, क्या प्रॉब्लम है, कोर्ट में जाएंगे तो भी इतना ही देने का है, ज्यादा देने का नहीं है। इट इज नॉट सो। आप कभी भी किसी भी चीज का अनड्यू एडवांटेज नहीं ले सकते। दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ। कैन नॉट टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ एनी सिचुएशन। जो आपका नहीं है वो आपको नहीं मिलना चाहिए। तो आपने, दैट इज एलएलपी ने या उसके किसी भी पार्टनर ने क्रेडिटर्स के साथ या किसी भी और पर्सन के साथ फ्रॉड करने के या चीटिंग करने के इंटेंशन से कोई भी एक्ट किया होगा, तो उस पर्टिकुलर एक्ट के लिए या तो सारे डेट्स के लिए, फर्म का जितना भी डेट होगा उसके लिए लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी, है ना। ये तो कोर्ट में केस आएगा, वहां पे डिसाइड होगा। बट ऐसा भी हो सकता है, से फॉर एग्जांपल मैंने टोटल 10 एक्ट किए, उसमें से 8 एक्ट प्रॉपर थे ना, विदाउट एनी फ्रॉडुलेंट इंटेंशन, सिर्फ 2 एक्ट फ्रॉडुलेंट थे, तो इसके लिए तो कंफर्म अनलिमिटेड लायबिलिटी है। बट ये चीज यहां तक भी एक्सटेंड हो सकता है, मतलब सारे एक्ट के लिए आपका लायबिलिटी अनलिमिटेड हो सकता है। इट इज पॉसिबल दैट फॉर ऑल एक्ट योर लायबिलिटी शैल बिकम अनलिमिटेड। तो किसका किसका लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगा? एलएलपी का भी, और जिन जिन पार्टनर्स ने फ्रॉड किया उनका। All the partners who did the fraud or who were having knowledge of the fraud, okay, उसको भी unlimited liability हो जाएगा। However, in case any such act is carried out by a partner, the LLP is liable to the same extent as the partner unless it is established by the LLP that such act was without the knowledge or the authority of LLP. अगर वो ये प्रूव कर दे, एलएलपी मतलब बाकी सारे पार्टनर ये प्रूव कर दें कि ये हमारे नॉलेज से भी बाहर है और हमने इस पार्टनर को इस चीज का अथॉरिटी भी नहीं दिया था, ओके, देन इन दैट केस एलएलपी का लायबिलिटी पार्टनर जितना नहीं होगा, क्योंकि पार्टनर का लायबिलिटी हो जाएगा अनलिमिटेड और एलएलपी का फिर भी क्या होगा। बट इसके लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा बाकी सारे पार्टनर्स को कि ये एक्ट हमारे नॉलेज के बाहर हुआ है, मींस वी वर नॉट हैविंग द नॉलेज ऑफ द सेम, एंड एट द सेम टाइम द पार्टनर वाज नॉट हैविंग एनी अथॉरिटी टू डू सच एक्ट। पार्टनर के पास इस एक्ट के रिलेटेड कोई अथॉरिटी नहीं था। कुछ सिचुएशंस ऐसी भी हो सकती हैं जहां पे पार्टनर ने थर्ड पार्टी के साथ मिलके कोल्यूजन, दे कोलाइडेड विद ईच अदर, ओके, एक दूसरे के साथ मिलके उन लोगों ने फ्रॉड किया, तो उसमें पार्टनर का लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगा बट फर्म का लिमिटेड ही रहेगा। Where any business is carried on with such intent or for such purpose as mentioned in subsection 1, every person who was knowingly a party, okay, shall be punishable with an imprisonment of up to 2 years, fine minimum 50, and which may extend to 2 lakh rupees। ये एंड है, यहाँ पे और नहीं है, मतलब दोनों पनिशमेंट होगा, ओके। Where an LLP or any partner or designated partner or employee, LLP, partner, designated partner or employee has conducted the affairs in a fraudulent manner, then without prejudice to any criminal proceedings which may arise under any law for the time being in force, the LLP and any such partner, designated partner or employee shall be liable to pay compensation to any person who has suffered any loss, okay। अगर वही एक्ट बाकी सारे लोगों ने किया पर भी एलएलपी को उसका नॉलेज नहीं था तो एलएलपी लायबल नहीं होगा। अभी ये पॉइंट क्या कहना चाहता है, समझो कि आपने किसी के साथ फ्रॉड या चीटिंग किया,
है ना, कोई भी पार्टनर है, डेजिग्नेटेड पार्टनर है या एम्प्लॉय है, उन्होंने बिजनेस करते वक्त किसी थर्ड पार्टी के साथ या क्रेडिटर के साथ फ्रॉड किया, तो इस फ्रॉड के लिए एलएलपी एक्ट में तो पनिशमेंट लिखा हुआ ही है, बट अगर हम बोले कि ये 420 का केस है, जैसा हम नॉर्मली सुनते हैं ना, अंडर सेक्शन 420 ऑफ इंडियन पिनल कोड, तो लिखा हुआ है विदाउट प्रिजुडाइस टू एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, मतलब इसको अफेक्ट किए बिना ये तो रहेगा ही, इसमें भी पनिशमेंट मिलेगा। इसमें क्या पनिशमेंट है? अप टू 2 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन ऑफ 50,000 to 5 lakh। तो ये तो होगा ही होगा, इसके साथ ये भी हो सकता है विदाउट प्रेजुडिस टू एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स विच में अराइज अंडर एनी लॉ। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का लायबिलिटी आया, इंडियन पिनल कोड का लायबिलिटी आया, तो वो भी हो सकता है, दैट इज पॉसिबल। नेक्स्ट पॉइंट, विसल ब्लोइंग, सीटी बजाओ। चलो, किसी को पता है विसल ब्लोइंग क्या होता है? नॉट दैट वी यूजुअली अंडरस्टैंड। अगर कुछ भी गलत हो रहा है और आपने वो बात अथॉरिटीज को बता दी, मैं किसी फर्म का पार्टनर हूं, मेरी फर्म में कोई गलत काम हो रहा है, किसी को चीटिंग करने का या फ्रॉडुलेंट पर्पस के अकॉर्डिंग कुछ काम चल रहा है और मैंने जाके अथॉरिटी को बता दिया। ओके, जैसे घर में ऐसा होता है ना, भाई बहन होते हैं, तो किसी ने कुछ मिसचीफ किया है तो पापा को या मम्मी को जाके बता दो कि इसने ऐसा किया है। ओके, इन अ सिमिलर मैनर पार्टनरशिप फर्म में अगर कोई भी पार्टनर या एम्प्लॉय जाके अथॉरिटीज को बता देता है कि कुछ गलत काम हो रहा है, हो चुका है या होने वाला है, आइदर कुछ भी, ओके, तो उसको बोला जाता है विसल ब्लोइंग, दिस कॉल्ड विसल ब्लोइंग। और जो ये काम करता है इसको विसल ब्लोअर कहा जाता है, और उसको स्पेशल प्रोटेक्शन देने के प्रोविजंस है ना। हम लोग स्कूल में पढ़ते थे और किसी ने मिसचीफ किया और कोई एक ऐसा लड़का या लड़की है जो सर या टीचर को जाके बता देते हैं कि इसने मिसचीफ किया था, तो उसको फिर मार भी पड़ती थी। तो उन्होंने बताया क्यों? क्योंकि उसने क्या किया था, विसल ब्लोइंग, टीचर को या प्रिंसिपल को जाके बता दिया था। इन अ सिमिलर मैनर अगर पार्टनरशिप में भी ऐसा, अगर कोई पार्टनर या एम्प्लॉय ऐसा करता है तो पॉसिबल है कि बाकी सारे पार्टनर्स उसके सामने कुछ एक्शन ले सकते हैं, तो उसको स्पेशली प्रोटेक्ट करने के लिए भी यहाँ पे प्रोविजंस है, दैट इज कॉल्ड विसल ब्लोइंग। किस तरह के प्रोविजंस है देखते हैं। द कोर्ट और ट्रिब्यूनल में रिड्यूस और वेव एनी पेनल्टी leviable against any partner or employee if it is satisfied that LLP कोर्ट को ये प्रूफ मिल जाता है कि सच पार्टनर और एम्प्लॉय हैज प्रोवाइडेड यूजफुल इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। हम कई सारी मूवीज में ऐसा देखते हैं ना, तुम सरकारी गवाह बन जाओ, हम तुम्हारी सजा कम करवाएंगे, उसको विसल ब्लोअर कहा जाता है। ओके, तो अगर इन्वेस्टिगेशन में उसने आपको कोई भी यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है तो आप उसका पेनल्टी रिड्यूस भी कर सकते हो या वेव भी कर सकते हो। और व्हेन एनी इंफॉर्मेशन गिवन बाय एनी पार्टनर और एम्प्लॉय वेदर और नॉट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन चल रहा था या नहीं चल रहा था उससे मतलब नहीं है, और उसने कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन दिया है which leads to LLP or any partner or employee being convicted. Convicted का मतलब they are proven guilty. आपके पास से जो इंफॉर्मेशन मिला था उसके बेसिस पे से हम किसी भी पार्टनर या LLP को गिल्टी प्रूव कर पाए, कन्विक्टेड कर पाए,
ओके, तो आपका पेनल्टी रिड्यूस भी हो सकता है और वेव भी हो सकता है। उसके साथ साथ और क्या बेनिफिट मिलेगा, नो पार्टनर और एम्प्लॉय मे बी डिस्चार्ज्ड, demoted, suspended, threatened, harassed, or in any other manner discriminated against the terms and conditions of his LLP or employment merely because of providing information or causing information to be provided. अगर कोई भी पार्टनर या एम्प्लॉय अथॉरिटीज को यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से अथॉरिटीज ने बाकी के पार्टनर्स या एम्प्लॉइज के सामने एक्शन लिया है, तो उसकी वजह से ना उसको हम निकाल सकते हैं, ना डिमोट, सस्पेंड, थ्रेटन, हरेस या किसी भी और तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। इसको मैंने बोला था प्रोटेक्शन मिलेगा। हर जगह पे ऐसा होता है, सिर्फ इस लॉ में ऐसा है ऐसा नहीं है। ओके, ऐसा हर एक लॉ में विसल ब्लोअर पॉलिसी बनाया गया है। ऐसा हर एक ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है विसल ब्लोअर पॉलिसी। गलत होता हुआ आप हमें अगर रिपोर्ट करोगे तो हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, है ना, जैसे कोर्ट में विटनेसेस को प्रोटेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स। अब जो हम पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं वो काफी सिंपल है, जो हम नॉर्मली करते भी हैं। ओके, एन LLP is required to maintain proper books of account relating to its affairs for each years of its existence। जितने साल से वो एग्जिस्टेंस में है उसको डिटेल रखना पड़ेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। दे कैन प्रिपेयर आइदर ऑन कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस। तो प्रोफेशनल्स होते हैं ना, वो ज्यादातर ऐसा भी करते हैं, कैश बेसिस पे भी अकाउंटिंग करते हैं। ओके, अदरवाइज मोस्टली मर्केंटाइल बेसिस पे। अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम, मतलब आपको इनकम्प्लीट नहीं कंप्लीट रिकॉर्ड्स रखने हैं। ओके, सिंगल एंट्री नहीं रखना है। It should be maintained at the registered office and for such period as may be prescribed. Okay, उसके साथ साथ ये था बुक्स ऑफ अकाउंट के बारे में। अब स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी। एवरी LLP shall within a period of 6 months from the end of financial year, हर फाइनेंशियल ईयर के एंड होने के 6 महीने के अंदर अंदर उसको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी फाइल करना पड़ेगा विथ द ROC। इसके पास फाइल करना पड़ेगा ROC के पास, और इसके ऊपर सिग्नेचर कौन किसका होना चाहिए, डेजिग्नेटेड पार्टनर। व्हाई सो, बिकॉज इट इज अ लीगल कंप्लायंस। अब वही चीज में आगे लिखा है, सिर्फ एक वर्ड ऐड कर दिया है, इन सच फॉर्म एंड इन मैनर एंड अकम्पनीड बाय सच फीस। ऊपर लिखा है कि ये सब करना पड़ेगा, फिर आगे के सबसेक्शन में क्या लिखा हुआ है, ये जो भी करो वो आप किसको सबमिट करोगे, रजिस्टर। सिंपल। ओके, द अकाउंट्स ऑफ LLP शैल बी ऑडिटेड अकॉर्डिंग टू द रूल्स। हाउएवर सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन में एग्जाम्प्ट, वो किसी LLP को एग्जाम्पशन भी दे सकते हैं कि आपको ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा नहीं हुआ, बुक्स ऑफ अकाउंट्स या इसके रिलेटेड जो भी प्रोविजंस थे सॉल्वेंसी का, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स का, उसके रिलेशन में आपने कोई भी डिफॉल्ट किया तो ये LLP के लिए है और ये डेजिग्नेटेड पार्टनर के लिए। ओके, दिस फाइन इज फॉर LLP 25,000 से लेके 5 लाख तक, और ये फाइन है 10,000 से लेके 1 लाख। ओके, एनुअल रिटर्न, every LLP shall file an annual return duly authenticated। किसके पास से ऑथेंटिकेट करवाना पड़ेगा, DP, designated partner, with registrar within 60 days of closure of the financial year। फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ 31 मार्च, इसके 60 डेज के अंदर अंदर आपको एनुअल रिटर्न देना पड़ेगा। अगर ये भी नहीं हुआ तो आगे के जैसा ही पनिशमेंट है, सेम पनिशमेंट। Okay, so